सोचो, आप अपने यार दोस्तों के साथ कहीं दूर जा रहे हो वेकेशन मनाने के लिए। आपका प्लेन इस वक्त 4000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा है। नीचे हर तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं जहां सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई देती है। सभी लोग बहुत एक्साइटेड हैं इन खूबसूरत नज़ारों को देखकर। लेकिन क्या हो अगर अचानक से आपका प्लेन इन्हीं बर्फीली पहाड़ियों पर क्रैश कर जाए। खुशकिस्मती से आप लोगों में से कुछ की जान तो बच जाती है, लेकिन आप जिस जगह पर फंसे हुए हो वहां से आपको देख पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। मीलों दूर तक ना तो कोई जानवर दिखाई देता है और ना ही कोई पेड़। जिंदा रहने के लिए ना तो आपके पास खाना बचा है और ना ही गर्म कपड़े, और टेम्परेचर है -6 डिग्री सेल्सियस। सोचो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे। कुछ ऐसा ही हुआ था रग्बी टीम के इन प्लेयर्स के साथ, जो कि एक फ्रेंडली मैच खेलने के लिए चिल्ली जा रहे थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये सफर उन्हें खेल के मैदान तक नहीं बल्कि मौत के मैदान तक ले जाएगा, जहां हर रोज एक नई जंग होगी खुद को जिंदा रखने के लिए। यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन इसके बाद इन्होंने जो कुछ भी किया उसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। इन्होंने अपने यार दोस्तों, यहाँ तक कि कुछ ने तो अपनी फैमिली मेंबर की डेड बॉडीज तक को खाया जिंदा रहने के लिए। यही नहीं, इन सभी लोगों ने मिलकर एक पैक्ट भी बनाया जिसके तहत जितने भी लोग जिंदा हैं उन सभी लोगों ने एक दूसरे को परमिशन दी कि उनके मरने के बाद कोई भी उनकी डेड बॉडीज को खा सकता है। 12 अक्टूबर साल 1972 साउथ अमेरिका के उरुग्वाय देश से एक छोटा सा हवाई जहाज टेक ऑफ करता है और ये हवाई जहाज जा रहा है चिली देश की राजधानी सेंटियागो, और इसमें बैठे हैं रग्बी टीम के कुछ हट्टे कट्टे प्लेयर्स। इसमें टोटल 45 पैसेंजर्स हैं, जिसमें प्लेयर्स के फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स भी शामिल हैं। ये उड़ान कुछ ज्यादा लंबी नहीं होनी थी, क्योंकि आमतौर पर उरुग्वाय से सेंटियागो पहुंचने में सिर्फ 3 घंटे का ही वक्त लगता है। लेकिन रास्ते में बीच में आती है एंडीज की पहाड़ियाँ। साउथ अमेरिका में मौजूद एंडीज माउंटेन रेंजेस दुनिया की लार्जेस्ट माउंटेन रेंजेस हैं, और हिमालय की पहाड़ी के बाद सबसे बड़ी पहाड़ियां भी यहीं पाई जाती हैं। अब ये लोग उरुग्वाय एयरपोर्ट से निकल तो गए थे, लेकिन थोड़ी दूर पहुंचने के बाद मौसम जो था वो बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। तो ये लोग अर्जेंटीना के मेंडोजा में ही लैंड कर देते हैं और वेट करते हैं कि मौसम सही हो जाए। अगला दिन 13 अक्टूबर ये विमान दोबारा से टेक ऑफ करता है और दोपहर के 2:18 पर पहुंचता है प्लॉन्चन पास पर। अभी तक तो यहाँ पर सब कुछ सही था, और यहाँ पर पहुंचने के बाद प्लेन का को पायलट रेडियो से सेंटियागो के ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से कांटेक्ट करता है और कहता है कि हम लोग प्लॉन्चन पास पर पहुंच गए हैं और 3:32 पर क्यूरिको यानी कि जो चिली के अंदर है वहां पर पहुंच जाएंगे। अब यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इसके ठीक 3 मिनट के बाद यानी कि 3:34 पर प्लेन का को पायलट रघु रारा दोबारा से चिल्ली की ATC से कांटेक्ट करता है और कहता है कि हम लोग चिल्ली की क्यूरिको में पहुंच गए हैं और नॉर्थ की तरफ टर्न ले रहे हैं, और थोड़ी देर में हम सेंटियागो पहुंचने वाले हैं, तो हमें लैंड करने की परमिशन दे दो। अब जैसे ही एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ये बात सुनता है तो वो हैरान हो जाता है कि ये कह क्या रहा है, क्योंकि प्लॉन्चन पास से क्यूरिको पहुंचने की नॉर्मल टाइमिंग जो है वो 11 मिनट की है, और ये को पायलट 3 मिनट में ही कह रहा है कि हम क्यूरिको पहुंच गए हैं। लेकिन इसके बाद भी क्यूरिको ATC में बैठा व्यक्ति इस बात को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है और कहता है कि प्लेन को 1000 फीट की हाइट पर ले आओ, और इसके बाद ही इस प्लेन की आखिरी कन्वर्सेशन होती है, जिसके बाद पायलट प्लेन को नीचे उतारने लगता है। नीचे उतरते समय अचानक से भयानक टर्बुलेंस देखने को मिलती है। प्लेन बहुत तेजी के साथ हवा में ऊपर नीचे हिलने लगता है, और इसी समय आसमान में बहुत सारे बादल आ जाते हैं। अचानक से प्लेन में अलार्म्स बजने लगते हैं और वार्निंग लाइट भी चमकने लगती है। पायलट को समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है, लेकिन पीछे बैठे रग्बी प्लेयर्स काफी निडर हैं। वे मजाक बनाते हैं इस टर्बुलेंस का, लेकिन इन्हीं जोक्स के बीच एक पैसेंजर खिड़की के बाहर देखता है कि बादल धीरे धीरे हटने लगे हैं, लेकिन फिर देखता है कि पहाड़ी बहुत नजदीक है। और जैसे ही हवाई जहाज बादलों के बाहर निकलता है, पायलट रियलाइज करते हैं कि उनके सामने बहुत करीब एक बहुत बड़ा पहाड़ है। इमीडिएटली पैनिक में आकर पायलट प्लेन को ऊपर की तरफ मोड़ने की कोशिश करते हैं। एयरक्राफ्ट का ग्राउंड कोलिजन अलार्म बहुत तेजी के साथ बज रहा है। पायलट मैक्सिमम पावर लगा देते हैं अल्टीट्यूड गेन करने के लिए, पर अफसोस अब काफी देर हो चुकी थी। हवाई जहाज के पीछे का हिस्सा टकरा जाता है एक पहाड़ी से, और जिसकी वजह से वो टूटकर अलग हो जाता है। पीछे की जो 2 रो की सीट थी वो हवा में उड़ जाती है और उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है। कुछ और सेकंड्स तक ये प्लेन हवा में ऊपर जाते रहता है और फिर अचानक से नीचे गिरने लगता है। कुछ ही सेकंड में एक और कोलिजन और प्लेन का लेफ्ट विंग भी टूट जाता है और कुछ और पैसेंजर्स बाहर उड़ जाते हैं, और अब प्लेन का सिर्फ फ्रंट पोर्शन ही बचा था जो सीधा जाकर ग्लेशियर में गिरता है। 350 किलोमीटर/आवर की स्पीड से ये प्लेन इस ग्लेशियर में स्लाइड करते रहता है, और 700 मीटर नीचे आने के बाद एक फाइनल टकराव होता है। प्लेन में सब कुछ तहस नहस हो गया। जो पैसेंजर सीटें थी वो प्लेन के बेस से फटकर बाहर आ गईं। प्लेन का कॉकपिट पूरी तरह से क्रैश हो जाता है। ये हवाई जहाज अब एंडीज की पहाड़ियों में 3570 फीट की ऊंचाई पर टूटा हुआ पड़ा है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि प्लेन में बैठे 45 लोगों में से 33 लोग अब भी जिंदा हैं।
ये लोग सरवाइव कर जाते हैं किसी तरह से इस क्रैश को। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इनमें से बहुत सारे लोग जख्मी हैं और कोई नहीं जानता कि ये कहाँ पर भटके खड़े हैं। और ये सर्वाइवर्स की दर्दनाक कहानी तो बस अभी शुरू ही हुई है। ना तो ये लोग उस वक्त इमेजिन कर सकते थे और ना आप इस वक्त इमेजिन कर सकते हो कि इन सर्वाइवर्स के साथ आखिर क्या हुआ। ये है दिल दहला देने वाली कहानी उरुग्वाई एयरफोर्स फ्लाइट 571 की। An old transport plane crashed in the Andes Mountains. 45 persons were aboard, given up for dead. Survival fascinates people. All of the passengers were given up for dead. It became known as the miracle of the Andes. अब जब इस प्लेन का एक्सीडेंट हुआ था तो इसका एक हिस्सा टूटकर गिर गया था जिसमें सबका लगेज रखा हुआ था। और अब इस प्लेन में जितने भी लोग थे उन्होंने सिर्फ टी शर्ट वगैरह ही पहन रखे थे। इसके अलावा उनके पास कोई खास कपड़े नहीं थे। इनके हैंड बैग्स में जो चीजें थी बस इन्हीं से इनका काम चल रहा था। दूसरा, इस प्लेन में घायलों की संख्या बहुत ज्यादा थी, लेकिन इनमें 2 पैसेंजर्स ऐसे भी थे जिन्हें ज्यादा चोट नहीं लगी थी। पहले 19 साल के रॉबर्टो कैनेस और दूसरे 20 साल के गुस्तावो जर्बिनो। ये दोनों मेडिकल स्टूडेंट थे तो इनसे जितनी हेल्प हो पाती है ये करना शुरू कर देते हैं। अब 3:34 पर प्लेन क्रैश हुआ था और करीब 30 मिनट के बाद ही वहाँ स्नो गिरना शुरू हो गई। साथ ही साथ तेज हवा चलने लगी और अंधेरा होने लगा। तो अब जो ऑलरेडी ठंड से परेशान थे उनका बुरा हाल हो चला था। प्लेन के अंदर करीब 20 फीट की जगह में 33 लोग पड़े हुए थे। ये सभी दर्द से चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे और बाहर एक्सट्रीम वेदर था। लेकिन फिर भी ये लोग बड़े होपफुल थे। इन्हें उम्मीद थी कि बस किसी तरीके से एक रात यहाँ पर गुजार लें, कल कोई ना कोई तो हमें रेस्क्यू करने के लिए आ ही जाएगा। इसी बीच एक पैसेंजर बोलता है कि प्लेन के कॉकपिट में मौजूद रेडियो से अगर हम मैसेज भेज दें तो आसानी होगी हमें रेस्क्यू करने में। इसलिए सबके कहने पर एक पैसेंजर कॉकपिट के अंदर जाता है, लेकिन वह जैसे ही कॉकपिट के अंदर घुसता है उसे एक आदमी के चीखने की आवाज आती है। एक्सीडेंट के बाद प्लेन की नोज जो थी वो काफी अंदर की ओर घुस गई थी, जिसके कारण अंदर के इंस्ट्रूमेंट्स पायलट फेराडास और को पायलट रघु रारा इन दोनों की बॉडी के अंदर घुस गए थे, जिससे फेराडास की तो जान जा चुकी थी और लघु रारा के पेट के अंदर इंस्ट्रूमेंट घुसे पड़े थे और वो बहुत ज्यादा दर्द से चीख रहा था। ये सब देखकर वो पैसेंजर को पायलट को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलता, उल्टा और ज्यादा दर्द से चिल्लाने लगता है। जिसके बाद वो पैसेंजर बाहर से बर्फ लेकर आता है और इसे रुमाल में रखकर पानी बनाकर लघु रारा के मुंह के अंदर डाल देता है, लेकिन इससे कुछ होता नहीं है। लघु रारा बहुत ज्यादा दर्द से चीख रहा था। उसकी पूरी बॉडी इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर फंसी पड़ी थी। थोड़ी देर के बाद वो को पायलट से बोलता है कि मेरे बैग के अंदर एक गन पड़ी है, उसे निकालो और मुझे गोली मार दो, मैं इस दर्द को और ज्यादा नहीं सह सकता। लेकिन वो पैसेंजर ऐसा करता नहीं है और कॉकपिट के बाहर आकर सबको ये बात बताता है। लेकिन साथ ही साथ वो एक झूठ भी बोल देता है कि रेडियो पर उसकी बात हो चुकी है और रेस्क्यू टीम बहुत ही जल्दी आने वाली है। लेकिन रेडियो कॉकपिट के अंदर डेड पड़ा हुआ था। ऐसा उसने इसीलिए किया ताकि लोगों का मोरल डाउन ना हो और ये रात किसी न किसी तरीके से गुजर जाए। लेकिन रात भर के अंदर ही 5 और लोगों की डेथ हो जाती है और इस को पायलट की जान भी उसी रात को चली जाती है। अब जो बाकी बची हुए पैसेंजर्स थे वो इन डेड बॉडीज को उठाकर बाहर रख देते हैं। अगला दिन 14 अक्टूबर, अर्जेंटीना, चिली और उरुग्वाई से 11 अलग अलग हवाई जहाज सर्च ऑपरेशन में लगते हैं। इन्होंने जो सर्च एरिया चूज किया था वो सही था और इसी के अंदर ही क्रैश साइट भी मौजूद थी। लेकिन फिर भी वो इस प्लेन को ढूंढ नहीं पा रहे थे, क्योंकि इनका प्लेन जो था वो व्हाइट कलर का था और चारों तरफ सफेद कलर की पहाड़ियों के बीच सफेद कलर के स्नो में ढका हुआ था। सर्वाइवर्स ट्राई करते हैं कि वे लिपस्टिक का इस्तेमाल करें प्लेन की छत पर SOS लिखने के लिए। वो एस लिखना स्टार्ट करते हैं, लेकिन जल्द ही रियलाइज कर लेते हैं कि उनके पास इतनी लिपस्टिक नहीं है कि सारे लेटर्स लिखे जा सकें। इसके बाद वो कोशिश करते हैं कि सारे सूटकेसेस को बर्फ के ऊपर रखकर एक बड़ा सा क्रॉस बना दिया जाए, ताकि सर्च एयरक्राफ्ट जो ऊपर घूम रहे हैं वो इन्हें देख लेंगे। लेकिन जल्द ही रियलाइज कर लेते हैं कि ये तरीका भी अब काम नहीं कर रहा। उस दिन इन्हें 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 हवाई जहाज अपने ऊपर से उड़ते हुए दिखते हैं। ये लोग चिल्लाकर हाथ हिलाकर पूरी कोशिश करते हैं कि हवाई जहाज़ों ने नोटिस कर लें, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता और एक और दिन इसी कोशिश में गुजर जाता है। अब सर्च ऑपरेशन इन सारी कंट्रीज के लोग कर तो रहे थे, लेकिन किसी को भी कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मौसम इतना ज्यादा खराब था। तो सबको लग रहा था कि अगर ये लोग मिल भी जाएं तब भी इनमें से कोई जिंदा नहीं बचा होगा। तो वे लोग सोच रहे थे कि जब मौसम थोड़ा साफ होगा तब ढूंढ लेंगे प्लेन को। लेकिन इंटरनेशनल कन्वेंशन के हिसाब से जिस कंट्री से भी प्लेन गायब हुआ है उसे कम से कम 10 दिन तक सर्च ऑपरेशन कंटिन्यूसली करना होगा। तो ये लोग सर्च कर तो रहे थे, लेकिन उतने मन से नहीं कर रहे थे। और इधर जो ये लोग वेट कर रहे थे उनका एक और दिन ऐसे ही निकल जाता है। अगला दिन 15 अक्टूबर, बचे हुए लोग रियलाइज करते हैं कि उन्हें जिंदा रहने के लिए अब पानी की जरूरत है। एक पैसेंजर फीटो स्टॉर्च पानी निकालने का तरीका ढूंढ लेते हैं। वो मेटल की एक शीट का उपयोग करते हैं सोलार कलेक्टर के तौर पे, जिससे कि धूप को कॉन्सेंट्रेट करके बर्फ को मेल्ट किया जा सके। और वो बूंद बूंद पानी कलेक्ट करते हैं खाली वाइन्स की बॉटल्स में। इसके साथ साथ कई पैसेंजर्स सीट पर लगी जो गद्दियां थी उन्हें स्नो शूज की तरह इस्तेमाल करने लगते हैं। और सीट कवर में मौजूद वून का भी इस्तेमाल किया जाता है अपने आप को ठंड से प्रोटेक्टेड रखने के लिए।
अब जैसे जैसे दिन बीत रहे थे इनकी परेशानियां और ज्यादा बढ़ रही थी। अब यहाँ पर वॉशरूम वगैरह तो थे नहीं, तो ये 28 के 28 लोग जो थे वो प्लेन के पास ही यूरिनेट वगैरह भी करते थे। अब चारों तरफ अंधेरा और ठंड तो थी ही, लेकिन साथ ही साथ वहाँ से स्मेल भी आने लगी थी, जिससे वहाँ पर रहना बिल्कुल भी इम्पॉसिबल हो गया था। और ये 28 के 28 लोग जो थे वो मुंह पर हाथ रख के ठंड में बैठकर इंतजार करते रहते थे। और दूर दूर तक जहाँ भी देखो ना तो कोई जानवर था, ना तो कोई इंसेक्ट था और ना तो कोई प्लांट था। बस जहाँ देखो चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी। और ऐसा करते करते डेट हो गई थी 21 अक्टूबर। खाना तो था नहीं, तो ये सारे के सारे लोग बहुत वीक हो गए थे, यहाँ तक कि चल भी नहीं पा रहे थे। सारे के सारे लोग बैठकर बस हेल्प का इंतजार कर रहे थे। और सेम डे पर ही रग्बी टीम प्लेयर की एक सिस्टर थी, उनकी भी जान चली जाती है। और इस इंसिडेंट के बाद 28 में से सिर्फ 27 लोग ही जिंदा बचे थे। अब क्योंकि इन्हें कुछ पता नहीं था कि कितना दिन और लगेगा, तो खाना ये उतना ही बांट रहे थे जितना कि खा के एक इंसान जिंदा रह सके। इसीलिए खाना बंटने के बाद भी बहुत सारे लोगों को भूख लग रही थी, इसीलिए कुछ लोगों ने तो सीट की लेदर कवर तक को खाना शुरू कर दिया था, और जिसकी वजह से भी बीमार पड़ गए थे। और जिसके बाद ये डिसाइड हुआ कि कोई भी सीट का लेदर कवर नहीं खाएगा। इसी बीच सर्वाइवर्स को एक ट्रांजिस्टर रेडियो पड़ा हुआ मिलता है हवाई जहाज की सीटों के बीच में। इन्हीं में से एक सर्वाइवर था रे हार्ली, जो कि इलेक्ट्रॉनिक का एंथुजियास्टिक भी था। तो वो इस रेडियो को ऑन करने की कोशिश करता है। एक बड़ा सा लंबा एंटीना इम्प्रोवाइज करके बनाया जाता है, और इनके एफर्ट की वजह से फाइनली ये रेडियो काम भी करने लगता है। इस रेडियो में सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन ही हो सकता था, यानी कि बाहर की चीजें ये सर्वाइवर सुन तो सकते थे, लेकिन अपनी तरफ से कोई मैसेज नहीं भेज सकते थे। ये रेडियो ऑन करते हैं क्रैश के 11 दिन के बाद, और तब इन्हें पता चलता है कि सर्च ऑपरेशन कैंसिल किया जा चुका है। और ये बात सुनकर इनका दिल पूरी तरह से बैठ जाता है। कुछ लोग तो रोने लगते हैं इस खबर को सुनने के बाद। कुछ लोग हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं। फर्नांडो पेराडो इकलौते ऐसे इंसान थे जिन्होंने कोई रिएक्ट नहीं किया इस खबर को सुनने के बाद, क्योंकि उनके मन में तो कुछ और ही प्लान बन रहा था। इनका सारा खाना अब लगभग खत्म हो चुका था। फर्नांडो पेराडो ने तो एक चॉकलेट कवर्ड मूंगफली के दाने को 3 दिनों तक खाया, सिर्फ एक मूंगफली के दाने को। लेकिन इस हद तक रेशनिंग भी काफी नहीं थी, क्योंकि अब खाना खत्म हो चुका था। 3800 मीटर की हाइट पर यहाँ कोई पेड़ नहीं था और ना कोई जानवर जिसे खाया जा सके। अब ऐसी सिचुएशन में भूखे मरने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। तो इन सर्वाइवर्स ने कुछ ऐसा किया जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। यहाँ पर जो 2 मेडिकल स्टूडेंट थे वे कहते हैं कि ऐसे काम नहीं चल पाएगा। अगर हमें जिंदा रहना है तो खाने के लिए कुछ ना कुछ इंतजाम तो करना पड़ेगा। अगला जो ये दोनों सजेस्ट करते हैं उसे सुनकर हर कोई हैरान हो जाता है। ये दोनों कहते हैं कि बाहर जो डेड बॉडीज पड़ी हैं हमें उनको खाना पड़ेगा, और ये चीज़ जितनी जल्द से जल्द हो सके हमें करना पड़ेगा, वरना हमारे अंदर इतनी भी ताकत नहीं बचेगी कि उन डेड बॉडीज तक पहुंचकर उनको काट कर खाने लायक भी हम बच पाएं। ये बात सुनकर हर कोई अचंभे में था। कोई लोग तो गुस्सा हो जा रहे थे, क्योंकि ज्यादातर लोग जो मारे गए थे वे दोस्त थे, क्लासमेट्स थे, फैमिली मेंबर्स थे या तो रिलेटिव्स थे। इस बात पर मल्टीपल डिस्कशंस होता है पर कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाता। फिर डेट आती है 29 अक्टूबर। क्रैश के 16 दिन के बाद सर्वाइवर्स के पास फूड सोर्स बिल्कुल खत्म हो चुका था। इनके पास आगे के लिए कोई प्लान नहीं था। हालात इससे बदतर तो नहीं हो सकते थे। लेकिन फिर उसी रात एक बहुत बड़ी गरजती हुई आवाज उन्हें सुनाई देती है। पता चलता है कि अचानक से एवलांच आ गया है। भारी बर्फ पहाड़ी के ऊपर से इतनी तेजी से गिरती है कि इस प्लेन के टुकड़े में पूरी तरह से बर्फ भर जाती है और सब तहस नहस हो जाता है। 8 लोग बर्फ के अंदर फंसकर सांस की कमी की वजह से मारे जाते हैं। अब बचते हैं सिर्फ 19। ये बचे हुए 19 लोग भी बर्फ के अंदर एक छोटी सी स्पेस में दबे हुए हैं। पेराडो एक मेटल पोल का इस्तेमाल करते हैं बर्फ के अंदर होल बनाने के लिए, जिससे थोड़ी सी वेंटिलेशन आ पाती है। और 2 दिन तक मेहनत करने के बाद ये खोद कर एक टनल बनाते हैं इस बर्फ के अंदर से, और बड़ी ही मुश्किल से इस सरफेस पर बाहर निकल पाते हैं। और बाहर निकलते ही इन्हें दिखता है कि बर्फ का तूफान आ रहा है, और जिंदा रहने के लिए उस बर्फ की गुफा में रहना ही सही होगा। अगले 3 दिनों तक ये सर्वाइवर्स इस छोटे से स्पेस में फंसकर बैठे रहते हैं, और जब मौसम साफ होता है तो ये लोग वापस से सरफेस पर आ जाते हैं। हालात इतने ज्यादा खराब थे कि इन बची हुई लोगों के लिए अब चलना भी मुश्किल हो रहा था। जिनका वेट 80 किलो तक था, उनका वेट भी 30 से 40 किलो तक पहुंच गया था, और खाना एकदम खत्म था। अब इनमें से एक पैसेंजर उठता है, वो गिलास का एक टुकड़ा लेता है, बाहर जाता है, और जो डेड बॉडीज बाहर स्नो में फ्रीज होकर दबी पड़ी थी उनको छोटे छोटे पीसेस में काट के उठा के ले आता है और प्लेन की छत पर रख देता है सूखने के लिए। और बाद में प्लेन की छत पर जाकर एक पीस को उठाता है और निगल लेता है। इसको देखकर 2 और लोग जाते हैं, वो भी एक पीस को उठाते हैं और निगल जाते हैं। यहाँ तक आते आते इनका मोरल पूरी तरह से डाउन हो चला था। चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिख रही थी। सर्च ऑपरेशन बंद हो चुका था। अब इसके बाद कुछ और दिन बीतते हैं इंतजार करते करते, और 3 और लोगों की जान चली जाती है। टोटल बचते हैं 16 लोग।
लेकिन इस टाइम तक आते आते इन्हें एक चीज समझ में आ गई थी कि अब बाहर से कोई मदद नहीं मिलने वाली, इन्हें अपनी मदद खुद करनी पड़ेगी अगर जिंदा रहना है तो। और इसके बाद जो लोग हेजिटेट हो रहे थे अपने यार दोस्त और फैमिली मेंबर्स की डेड बॉडीज को खाने के लिए, वे लोग भी रेडी हो जाते हैं और खाने लगते हैं। ये लोग एक पैक्ट भी बनाते हैं जिसके तहत जितने भी लोग जिंदा हैं वे सारे लोग एक दूसरे को परमिशन देते हैं कि उनके मरने के बाद कोई भी उनकी डेड बॉडीज को खा सकता है। अब ये लोग डिस्कस करते हैं और एक प्लान बनाते हैं कि ऐसे बैठकर मौत का इंतजार करने से तो कोई फायदा नहीं है, हमें अपनी मदद खुद ही करनी होगी अगर यहाँ से निकलना है तो। कैनेसा, पराडो और विजिटेंस ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सर्वाइवर्स में से थे, तो सब लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि इन लोगों को थोड़ा ज्यादा खाने का राशन दिया जाए और सबसे गर्म कपड़े भी इन्हें दिए जाएं, क्योंकि ये लोग कोशिश करेंगे बाहर निकलकर मदद ढूंढने की। सबसे पहला काम था लोकेशन का अंदाजा लगाना। प्लेन क्रैश होने से पहले को पायलट ने एक स्टेटमेंट दी थी कि इनके हवाई जहाज ने क्यूरिको शहर को पार कर लिया है। तो इन लोगों ने अंदाज़ा लगाया कि अगर हम वेस्ट की साइड चलेंगे तो ज़रूर हम चिली देश के कोई कंट्री साइड एरिया में पहुंच जाएंगे। लेकिन ये अंदाज़ा इनका बहुत गलत था। को पायलट को असल में खुद भी ये आइडिया नहीं था कि वो प्लेन को कहाँ पर ले जा रहा है। असल में इनकी क्रैश साइट जो थी वो 89 किलोमीटर ईस्ट में थी और वो भी एंडीज की पहाड़ियों के बीचों बीच। फिर भी इस बात से अनजान ये लोग रेस्ट करते हैं कुछ टाइम एनर्जी बिल्टअप करने के लिए। और 15 नवंबर को 33 दिन क्रैश के बाद ये 3 लोग निकल पड़ते हैं मदद ढूंढने के लिए। घंटों तक ईस्ट में चलने के बाद इन्हें अपने हवाई जहाज का गिरा हुआ टुकड़ा मिलता है। ये प्लेन का वही हिस्सा था जो पहले ही टूट गया था। इसके अंदर इन्हें बहुत सारे सूटकेसेस मिलते हैं, चॉकलेट के बक्से, 3 मीट पेटिस, रम की एक बॉटल, एक्स्ट्रा कपड़े, कॉमिक बुक और थोड़ी सी दवाइयाँ। और साथ ही साथ इन्हें मिलता है एयरक्राफ्ट का 2-वे रेडियो सिस्टम, एक ऐसा रेडियो सिस्टम जिससे न केवल इनकमिंग कॉल हो सकती थी बल्कि बाहर भी मैसेज भेजा जा सकता था। ये डिसाइड करते हैं कि ये रात यहीं पर बिताई जाएगी। अगले दिन ये कोशिश करते हैं उसी रेडियो को चालू करने की। टेल के हिस्से में इन्हें 24 किलोग्राम की बैटरीज भी मिली, लेकिन ये बहुत भारी थी, इन्हें वापस से कैरी करके प्लेन की मेन बॉडी यानी कि क्रैश साइट तक नहीं ले जाया जा सकता था। तो इन्होंने डिसाइड किया कि इसे यहीं से चालू करने की कोशिश करते हैं। वापस जाकर ये रॉय हार्ले की मदद लेते हैं जिसे इलेक्ट्रॉनिक्स की थोड़ी जानकारी थी, लेकिन अफसोस इनका ये प्लान भी काम नहीं करना था। एयरक्राफ्ट का इलेक्ट्रिकल सिस्टम 115 वोल्ट एसी पर काम करता था और जो बैटरीज इनकी थी वो 24 वोल्ट डीसी की थी। इन्हें कनेक्ट करने का इनके पास कोई जरिया नहीं था। कुछ दिनों तक ये पूरी कोशिश करते हैं इस रेडियो को चालू करने की, लेकिन जल्द ही रियलाइज कर लेते हैं कि इससे कुछ नहीं होने वाला। जिंदा रहना है तो वेस्ट की डायरेक्शन में चलना शुरू करना पड़ेगा। अगला दिन 12 दिसंबर, 2 महीने पूरे हो चुके हैं उस दिन से जिस दिन ये प्लेन क्रैश हुआ था। ये 3 बहादुर आदमी पेराडो, कैनेसा और विजिटेंस निकल पड़ते हैं बिना किसी माउंटेन विंग गियर के ग्लेशियर पर क्लेम करने। वेस्ट की दिशा में जाने का मतलब था कि पहले इन्हें पहाड़ी के ऊपर जाना होगा नीचे जाने से पहले। इन्हें अभी भी लगता था कि ये बस कुछ ही किलोमीटर दूर है, तो इन्हें उम्मीद थी कि 2-3 दिन और चलकर ये मदद ढूंढ लेंगे। तो इन्होंने बस 3 ही दिन की मीट की सप्लाई पैक करी थी। पेराडो ठंड से बचने के लिए 3 जीन्स एक के ऊपर एक पहने हुए थे और अपनी टी शर्ट के ऊपर 3 स्वेटर्स और पहनी थी और पैरों पर उन्होंने 4 पेयर सॉक्स के पहने थे और इसके ऊपर एक प्लास्टिक शॉपिंग बैग भी लगाया था। ठंड की इतनी बुरी हालत थी। साथ ही साथ इतनी ऊंचाई पर हवा भी काफी पतली हो जाती है जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगी, लेकिन इसके बाद भी ये आगे बढ़ते रहे। ये तीनों एक स्लीपिंग बैग में जितना करीब हो सके उतना करीब रहकर सोते थे और सूरज के निकलते ही चलना शुरू कर देते थे। धीरे धीरे कदम से कदम मिलाकर ये आगे बढ़ते हैं। दूसरा दिन आया, तीसरा दिन आया और चौथे दिन की सुबह इन्हें रियलाइज होता है कि इनकी प्रेडिक्शन कितनी गलत थी। इन्हें दिखता है कि ये रास्ता तो खत्म ही नहीं होता। खाने की कमी की वजह से विजिटेंस डिसाइड करता है कि वो वापस क्रैश साइट पर चला जाएगा और बचे हुए 2 लोग ही आगे बढ़ेंगे ताकि खाने की कम जरूरत पड़े। 15 दिसंबर, विजिटेंस अपना रास्ता वापस ले लेता है, जो कि बहुत ही आसान रास्ता होता है क्योंकि ये सारा डाउनहिल था। तो वो एयरक्राफ्ट की सीट को एक स्ले की तरह इस्तेमाल करता है और 1 घंटे के अंदर ही क्रैश साइट पर वापस पहुंच जाता है। इस पहाड़ी पर चढ़ने में इन्हें पूरे 3 दिन लग गए थे और 1 ही घंटे में ये इस क्रैश साइट पर वापस आ गए। इधर पेराडो और कैनेसा लगातार आगे बढ़ते रहे। 3 घंटे के बाद ये एक पहाड़ी की पीक पर पहुंचते हैं जहां से इन्हें दिखता है कि चारों तरफ दूर दूर तक सिर्फ पहाड़ियां ही पहाड़ियां हैं। I couldn't breathe, I couldn't speak, I couldn't even think because what we saw was horrible. Instead of green valleys, we saw mountains and snow-covered peaks 360 degrees around us, to the horizon all around us. पेराडो बड़ी मुश्किल से कोशिश करते हैं कि कुछ तो दिखाई दे, लेकिन फिर दूर वेस्टर्न होराइजन में इन्हें दिखाई देता है कि 2 पहाड़ियों की चोटी है जहां पर बर्फ नहीं है।
ये अंदाजा लगाते हैं कि हमें उसी डायरेक्शन में ट्रेवल करते रहना चाहिए और ये अगले कई दिनों तक हाइकिंग करते रहते हैं। फाइनली एक वैली में पहुंचते हैं, एक ऐसी वैली जहां पर इन्हें एक बहती हुई नदी दिखाई देती है। ऐसी सिचुएशन में नदी तक पहुंचना बहुत बड़ी राहत की बात थी, क्योंकि नदी के रास्ते ट्रेवल करते करते टाउन हिल रास्ता मिलना बहुत आसान था। ये लोग लगातार आगे बढ़ते रहते हैं और फाइनली 9 दिन तक ट्रैकिंग करने के बाद 20 दिसंबर को इन्हें इंसानों की कुछ प्रेजेंस दिखाई देती है। ये इतना थक गए थे कि इनसे अब बिल्कुल भी नहीं चला जा रहा था। और तभी नदी के दूसरे किनारे घोड़े पर बैठे 3 लोग इन्हें दिखाई देते हैं। पेराडो बहुत तेज चिल्लाते हैं, लेकिन नदी का शोर इतना ज्यादा है कि आवाज उन तक नहीं पहुंच रही। लेकिन बाय चांस उनमें से एक आदमी इन्हें देख लेता है और उनकी तरफ देखकर वापस चिल्लाता है, टुमारो। वो ये कहता है कि मैं कल फिर आऊंगा। अगले दिन वो आदमी घोड़े पर बैठकर दोबारा आता है और इस बार अपने साथ कुछ पेपर्स और पेंसिल लेकर आता है। इस पर लिखा होता है, व्हाट डू यू वांट। वो इस पेपर और पेंसिल को एक पत्थर से बांधता है और नदी के दूसरे किनारे पर फेंकता है। अब इसे पढ़कर ये लोग भी अपना मैसेज लिखकर उसे पत्थर में लपेटकर फेंकते हैं। इस कागज पर लिखा होता है, आई कम फ्रॉम अ प्लेन डेट फेल इन द माउंटेन्स, आई एम उरुग्वाइन। ये उन्होंने मैसेज लिखा था पेपर पे और ये वो ओरिजिनल पेपर है जो उन्होंने एक्चुअल में लिखा था। दूसरी तरफ इस संदेश को रिसीव करने वाला आदमी एक चिली देश का किसान था, सर्जियो कैटालान। वो इस नोट को पढ़ता है और उन्हें इशारों में समझाता है कि मैंने समझ लिया है, और वो जल्दी से लोकल अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करके हेल्प लेकर आता है। इसके बाद इन दोनों को रेस्क्यू कर लिया जाता है, हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है और ये पूरी कहानी बताते हैं कि कैसे इनके बाकी के 14 दोस्त किस जगह पर फंसे हुए हैं। पता चलता है कि अपनी उम्मीद के बल पर ये पिछले 10 दिनों में 61 किलोमीटर पैदल चलकर हाइक किए थे। जैसे ही इनकी कहानी के किस्से बाकी लोगों को पता चलते हैं तो ये एक इंटरनेशनल खबर बन जाती है। अब उधर दूसरी तरफ जहां प्लेन क्रैश हुआ था और ये 14 लोग जो थे वो वेट कर रहे थे और कोई भी रेडियो से हट नहीं रहा था। पिछले 9 दिनों से ये रेडियो से चिपके हुए थे कि शायद कोई खबर आ जाए। और फिर उसके बाद 22 दिसंबर को रेडियो पर एक न्यूज़ आती है कि एंडीज में जो उरुग्वाई का प्लेन क्रैश हुआ था उसके 2 सर्वाइवर्स मिल गए हैं और उनके 14 साथी एंडीज की पहाड़ियों में फंसे हुए हैं। और ये न्यूज़ सुनकर ये 14 के 14 लोग खुशी से रोने लगते हैं, चीखने लगते हैं। और इसके बाद 2 हेलीकॉप्टर्स रेडी किए जाते हैं और इन दोनों से जो हॉस्पिटल में एडमिट थे, जिनका वेट 30 किलो से भी कम हो चुका था, इनसे बस इतना पूछा जाता है कि आप आइडिया लगाकर बता दो कि ये लोग कहाँ पर हैं। ये दोनों खुद उस हेलीकॉप्टर में पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि हमें एक एक चीज़ पता है, हम जाकर बताएंगे। और फिर ये हेलीकॉप्टर यहाँ से एक एक सर्वाइवर को रेस्क्यू कर लेते हैं और इनको बचा लेते हैं। 72 डेज तक इतनी एक्सट्रीम कंडीशन में भी, वो भी बिना किसी खाने के। एक ऐसी कहानी है जो बताती है कि कोई भी सिचुएशन में अगर आप हौसला बनाए रखें, हिम्मत नहीं हारते, तो किसी भी सिचुएशन से निकला जा सकता है। इस कहानी को लेकर कई कंट्रोवर्सी भी हुई कि इन्होंने आदमी को खाया, ये नरभक्षी हैं, लेकिन ये हमारी हिस्ट्री की एक ऐसी कहानी है जिसको देखकर इंस्पिरेशन ली जा सकती है।